जयपुर शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर गुप्ता आज एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए कोलकाता जा रहे थे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कार का ब्रेक फेल हो चुका है। घबराकर उन्होंने बार बार ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। कार तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर बाद उनकी कार एक आधे टूटे हुए पुल से नीचे जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि मिस्टर गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। मिस्टर गुप्ता की मौत के बाद गुप्ता इंडस्ट्रीज की पूरी जिम्मेदारी उनके इकलौते बेटे राहुल गुप्ता के कंधों पर आ गई। करोड़ों की जायदाद और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनने के बाद भी राहुल के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा दुख अपने पिता को खोने का था। राहुल जब बहुत छोटा था तभी उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और अब उसके पिता भी हमेशा के लिए उसे अकेला छोड़ चुके थे। धीरे धीरे राहुल ने खुद को संभाला और कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली। इस पूरे सफर में उसका सबसे बड़ा सहारा बनी नेहा, जो राहुल के पिता के सबसे करीबी दोस्त की बेटी थी और कंपनी में राहुल की असिस्टेंट के रूप में काम करती थी। नेहा दिन रात मेहनत करके कंपनी को आगे बढ़ाने में राहुल की मदद करती रही, लेकिन उसके दिल में राहुल के लिए एक अलग ही एहसास था। वो मन ही मन राहुल से प्यार करने लगी थी। दूसरी तरफ राहुल नेहा को सिर्फ अपनी सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट और एक अच्छी दोस्त मानता था। एक दिन राहुल कंपनी में बहुत देर रात तक रुका हुआ था। तभी नेहा कॉरिडोर से चलकर राहुल की कमरे में आई। नेहा को देखकर राहुल ने बोला, नेहा, कभी कभी मुझे लगता है कि इस कंपनी की मुझसे ज्यादा चिंता तुम्हें रहती है। सिर्फ 2 महीनों में तुमने कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना कर दिया। सच कहूं, तुम्हारे जैसी असिस्टेंट मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राहुल सर, मैंने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कंपनी का प्रॉफिट आपकी मेहनत की वजह से बढ़ा है। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है। नेहा, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कंपनी की इस कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। आई रियली लाइक यू नेहा। ये कहकर राहुल वहां से चला गया। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य निगाहें उसका पीछा कर रही हों। तभी सामने से एक काली बिल्ली जोर से चीखती हुई निकली। उसकी आवाज सुनकर राहुल के कदम वहीं रुक गए। अगले ही पल पूरे कॉरिडोर की लाइट अचानक कट गई। चारों तरफ डरावना सन्नाटा फैल गया। राहुल ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और जैसे तैसे कंपनी से बाहर निकल आया। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। वही काली बिल्ली उसकी गाड़ी की छत पर बैठी थी। उसकी चमकती आंखें लगातार राहुल को घूर रही थी। राहुल के शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की। पूरा इलाका एक पल के लिए सफेद रोशनी से चमक उठा और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राहुल बिना एक पल गवाए भागकर गाड़ी में जा बैठा। कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक बारिश थम गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। राहुल ने राहत की सांस ली और अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ते ही उसे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। जिस रास्ते से वो रोज अपने घर जाता था, वहां कई विशाल पेड़ सड़क पर गिर चुके थे। पूरा रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। राहुल ने गाड़ी मोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी वही हाल था। बड़े बड़े पेड़ सड़क पर गिरे पड़े थे और आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जंगल वाला रास्ता। राहुल ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी। घना जंगल, चारों ओर अंधेरा और सुनसान सड़क। राहुल की गाड़ी तेज रफ्तार से जंगल के बीचों बीच दौड़ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल गुस्से में गाड़ी से उतरा और ऊंची आवाज में बोला, अरे हटो वहां से, रोड के बीचों बीच खड़ी हो, मरना है क्या? राहुल बार बार चिल्लाता रहा,
लेकिन वो औरत बिल्कुल शांत खड़ी रही। कुछ पल बाद उसने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, लेकिन इस सुनसान जगह पर कोई गाड़ी नहीं मिल रही। प्लीज अपने वाहन से मेरे बच्चे को अस्पताल पहुंचा दीजिए। उसकी बात सुनकर राहुल का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उसके मन में दया जाग उठी। उसने सोचा, अगर आज किसी की जान बचाने का मौका मिला है तो इसे यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। राहुल ने उस औरत से पूछा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? औरत ने तुरंत जवाब दिया, यहीं पास में मेरा घर है, मेरा बच्चा वहीं बीमार पड़ा है, प्लीज मेरे साथ आइए। राहुल बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जंगल के भीतर जाने के बाद घने पेड़ों के बीच एक विशाल वीरान बंगला दिखाई दिया। अंधेरे में वो बंगला किसी साधारण मकान से ज्यादा एक पुराने महल जैसा लग रहा था। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे लोहे का फाटक और चारों तरफ पसरा सन्नाटा देखकर किसी का भी दिल दहल जाए ऐसा मंजर था। राहुल डरते डरते उस औरत के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। जैसे ही उसने दहलीज पार की, पीछे का लोहे का गेट जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। राहुल घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसी पल वो औरत जो अभी कुछ सेकंड पहले उसके सामने खड़ी थी और देखते ही देखते पूरी तरह गायब हो गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर मकड़ी के मोटे जाले लटके हुए थे और जमीन पर इंसानों के पुराने कंकाल बिखरे पड़े थे। ये सब देखकर राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो डर ने उसकी आवाज़ ही छीन ली हो। अचानक उसके ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका असली रूप देखकर राहुल की रूह कांप उठी। उसका आधा चेहरा बुरी तरह फटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। राहुल चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। डर के मारे उसे ये भी नहीं पता था कि वो किस दिशा में भाग रहा है। भागते भागते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने सिर उठाया तो सामने दीवार पर टंगी एक बहुत पुरानी घड़ी दिखाई दी। वो घड़ी कम से कम 20 साल पुरानी लग रही थी। तभी उसकी नजर घड़ी के बगल में टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखते ही राहुल की आंखें फैल गईं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। ये तो मेरे बचपन की फोटो है। इसमें मैं और मेरी मम्मी है। लेकिन ये फोटो इस भूतिया घर में कैसे आ सकता है? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 2 हफ्ते बाद धीरे धीरे राहुल की आंखें खुली। उसने खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। उसके पास खड़ी प्रिया की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राहुल, आखिर तुम्हें हुआ क्या था? उस रात तुम ऑफिस से अचानक निकल गए थे। तुम इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी क्यों चला रहे थे? भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी कार सीधे एक पेड़ से टकराई। तुम्हें ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। अगर सामने कोई ट्रक या दूसरी बड़ी गाड़ी होती तो शायद आज तुम हमारे बीच नहीं होते। राहुल कुछ पल तक चुप रहा। क्या मेरा एक्सीडेंट हुआ था? हाँ राहुल, एक्सीडेंट के बाद तुम पूरे 2 हफ्ते तक कोमा में थे। डॉक्टरों को भी उम्मीद बहुत कम थी कि तुम इतनी जल्दी होश में आ जाओगे। राहुल बिल्कुल खामोश हो गया। उसके दिमाग में उस रात की हर घटना बिजली की तरह चमकने लगी। बारिश, जंगल, सफेद साड़ी वाली औरत, वो डरावना बंगला, कंकाल और अपनी माँ के साथ बचपन की वो तस्वीर। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने देखा था वो सिर्फ कोमा में देखा गया एक सपना था या फिर किसी ऐसे भयानक सच की शुरुआत जिसके पीछे 20 साल पुराना कोई राज छिपा हुआ था। लेकिन एक बात तय थी, राहुल अब उस रहस्य का सच जाने बिना चैन से बैठने वाला नहीं था। अगली रात राहुल ने प्रिया के साथ उस भूतिया बंगले में दोबारा जाने का फैसला किया। सच जानने की जिद अब उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। रात के लगभग 12 बजे राहुल और प्रिया जंगल के बीचों बीच उसी सुनसान सड़क पर पहुंच गए जहां राहुल ने पहली बार
सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा था। राहुल ने प्रिया की ओर देखा और बोला, यही मैंने उसे पहली बार देखा था। लेकिन इस बार जंगल का माहौल पहले से भी ज़्यादा डरावना था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के अपने आप हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। कुछ देर बाद दोनों उस पुराने वीरान बंगले के सामने पहुंच गए। राहुल और प्रिया धीरे धीरे बंगले के अंदर चले गए। इस बार दरवाज़ा अपने आप बंद नहीं हुआ। तभी पूरे बंगले में एक धीमी लेकिन साफ आवाज़ गूंजी। राहुल बेटा, तू आ गया। मुझे पता था तू जरूर आएगा। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तभी घने अंधेरे में से वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत बाहर आई। लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा डरावना नहीं था। वो बिल्कुल उसी रूप में थी जैसी वह जिंदा रहते समय रही होगी। उसे देखते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी, आप तो मर गई थी, फिर आप वापस कैसे आ गई? नहीं बेटा, मैं मरी नहीं थी। मेरा खून किया गया था और जिसने मेरा खून किया उससे मैंने अपना बदला ले लिया है। मैं सिर्फ तुझे आखिरी बार देखने के लिए इतने सालों तक इस दुनिया में रुकी रही। मम्मी, किसने आपका खून किया था? मुझे सब सच बताइए। आज समय आ गया है कि तुझे पूरा सच पता चल जाए। तेरे पापा और मैंने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर मंदिर में प्रेम विवाह किया था। मुझे लगा था कि मैं उनके साथ पूरी जिंदगी खुश रहूंगी। शादी के 2 साल तक सब ठीक चला। फिर तू पैदा हुआ। उसी दिन खबर मिली कि तेरे नाना जी यानी मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए हैं। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। जैसे ही तेरे पापा को ये बात पता चली, उनका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी मोना के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटाने की योजना बना ली। उन्होंने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। उन्हें सिर्फ तेरे नाना जी की दौलत चाहिए थी। असल में वो मोना से प्यार करते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन सारी संपत्ति मेरे नाम होगी और फिर वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेंगे। एक रात तुझे बहुत तेज बुखार था। तू ऊपर वाले कमरे में सो रहा था। तेरे पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे झगड़ा करने लगे। देखते ही देखते वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने गुस्से में चाकू उठाया और मेरे सीने में घोंप दिया। मेरी मौत हो चुकी थी, लेकिन किसी को शक न हो इसलिए उन्होंने मेरी लाश को कार में बैठाया। पहले ही कार की पेट्रोल टंकी में छेद कर दिया था। फिर कार स्टार्ट करके ढलान की ओर छोड़ दी। इतना कहकर माँ मुस्कुराई और कुछ ही क्षणों में वो हवा में विलीन हो गई। राहुल वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं बचा था। तभी प्रिया की नज़र सामने दीवार पर पड़ी। दीवार पर लाल रंग से कुछ शब्द अपने आप उभरने लगे। राहुल बेटा, प्रिया से शादी कर लेना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये पढ़ते ही राहुल और प्रिया एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसी क्षण बंगले में तेज हवा चलने लगी और पूरी हवेली में एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया।